हेलो दोस्तों, आज से हम सभी एग्ज़ामों के लिए हिंदी की बेहतरीन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें से 90% प्रश्न आते ही है हर एग्ज़ाम में। दिशा 2020 की पुस्तक है, सबसे बेस्ट है हिंदी की। इसमें से हम पढ़ेंगे आज। बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। स्थिति, वर्णमाला, शब्दकोश, जितना भी ये टॉपिक है ना, एक एक करके सभी देखेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए। फर्स्ट टॉपिक है राजभाषा, राष्ट्रभाषा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, राष्ट्रभाषा होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आमजन की भाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनियमन का माध्यम हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व जनमान्यता प्राप्त शब्द है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है तथा इसका व्यापक जन आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजभाषा किसे कहते हैं जिनका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है? ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ राजकाज की भाषा होता है। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, वह भाषा राजभाषा कहलाती है। अतः राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा की प्राथमिक शर्त राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम करना है। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र समेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है, तो इसका राइट आंसर होगा राजभाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्रम में सत्य कथन है? सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, यही जो है सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 8वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए, तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा दे सकता है। समय समय पर राष्ट्रपति ऐसे अभिज्ञा देते रहे जो 8वीं अनुसूची में स्थान पाते हैं। जैसे इन अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषा थी: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। बाद में सिंधी को 21वां संशोधन 1967 में, बाद में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संशोधन 1992 में शामिल किया गया तथा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया, इन भाषाओं को। ठीक है, और इस प्रकार 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं शामिल की जा चुकी है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याख्या देखिए। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या दे रखा है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रहे, विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। 10 जनवरी को
प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाने का फैसला विदेश मंत्रालय ने 2006 में लिया। अतः प्रथम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 2006 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949 को। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 343 फर्स्ट। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, भारत में हिंदी को संविधान की धारा 343 एक अध्याय फर्स्ट भाग 27 के अनुसार राजभाषा घोषित किया जा चुका है। संघ की राजभाषा इस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। साथ ही अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप रखा गया है। इसमें संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्ष तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग पूर्ववत किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिनके लिए पूर्व में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था। भारतीय संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के बाद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राजभाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 243 में किस क्रम में कथन असत्य है? असत्य को पहचानना है। फर्स्ट कथन है, संविधान में 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। नहीं, यही असत्य है। 1949 होना चाहिए, ठीक है। 14 सितंबर सही है, 1949 तो असत्य खोजना था, तो ऑप्शन फर्स्ट ही असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्याख्या यहाँ पे देख लीजिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 344 संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग और संसद की समिति का गठन करेगा। इसके तहत प्रथम आयोग जून 1955 में श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। सितंबर 1957 में अनुच्छेद 344(2) के अनुसार तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति गठित की गई। अनुच्छेद 345 किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राजकीय प्रयोजनों के लिए उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा या भाषाओं में किसी एक या अनेक को या हिंदी को अंगीकार कर सकता है। अनुच्छेद 346 संघ में राजकीय प्रयोजनों के लिए तत्समय भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य संघ के बीच संसार के लिए राज्य भाषा होगी। अनुच्छेद 347 तत् विषय मांग की जाने पर राष्ट्रपति किसी जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को राज्य द्वारा मान्यता देने का निर्देश दे सकेगा। यह अनुच्छेद 347 में कहा गया है। अनुच्छेद 348 जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय और प्रत्येक न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी तथा संसद व राज्य मंडल में विधेयक, नियम, आदेश, विनियम आदि के लिए प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। अनुच्छेद 349 संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि तक अनुच्छेद 345 फर्स्ट में वर्णित प्रयोजनों में से
किसी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बिना पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए कोई भी भाषा का प्रयोग, जैसे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा तथा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए संघ को निर्देश दिए गए हैं कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343 से 351। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया, जिसमें 9 धाराएं हैं। संविधान के अनुसार संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 के लागू होने के 15 वर्ष के पश्चात अर्थात 26 जनवरी 1965 के बाद सभी कार्यों में केवल हिंदी का प्रयोग होगा। लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 में प्रावधान किया गया कि 26 जून 1965 में हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी ही, पर उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के सभी सरकारी परियोजनाओं के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? 1967 में। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। 27 नवंबर 1967 को संविधान में सरकार के राजभाषा संकल्प के रखे जाने के साथ साथ 1963 के अधिनियम को संशोधित करने के लिए संसद में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया और अंततः इसे 8 जनवरी 1968 को अधिनियम कर दिया। ठीक है। 1967 के संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि जब तक अहिंदी भाषी राज्यों की विधानसभाएं तथा संसद सहमति न दे तब तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 में ग क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है? इसका राइट आंसर होगा असम। राजभाषा अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत राजभाषा नियम 1976 में जारी किए गए नियम 4 के अनुसार समस्त देश को क, ख, ग इन तीनों क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। जैसे क क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र शामिल हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकारा है, जैसे बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तथा केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ख क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र शामिल हैं जिन्होंने केंद्र सरकार के साथ पत्र व्यवहार में हिंदी को अपनाने का निर्णय लिया है। इनमें शामिल है गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तथा केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़। ग क्षेत्र शेष सभी राज्य व केंद्र शासित क्षेत्र ग में रखे गए हैं जिन्हें हिंदी में भेजे जाने वाले पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाता है। 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए जिनके अनुसार त्रिभाषा फॉर्मूले को अपनाया गया। इसमें निम्न 3 भाषाओं का प्रयोग का प्रावधान है। प्रधान राजभाषा हिंदी, सहायक राजभाषा अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजभाषा नियम 1976 में ख क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? 25 जून 1975 को। राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया? 1955 में। नेक्स्ट व्याख्या देख लीजिए,
संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम जून 1955 में श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का प्रयोग कब अनिवार्य किया गया? सन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी लिपि का विकास इस लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ। देव भाषा संस्कृत से संबंध होने के कारण इस लिपि को देवनागरी कहा गया। दक्षिण में इसे नंदी नागरी कहा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ईसा की 7वीं सदी में ही आरंभ हो गया था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा कुटिल लिपि से। हिंदी की लिपि देवनागरी हो या गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, मैथिली, कैथी, बांग्ला, असमिया या गुरुमुखी लिपि, इन सब भारतीय लिपियों का विकास मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी से वर्तमान देवनागरी तक पहुंचने के अनेक चरण हैं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं: ब्राह्मी, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, प्राचीन नागरी, देवनागरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरष्टी की समकालीन है, यह विशेषता नहीं है। ठीक है, व्याख्या देखिए, देवनागरी लिपि की विशेषता, यह एक व्यवस्थित ढंग से निर्मित लिपि है। ठीक है, ध्वनियों का क्रम वैज्ञानिक है। स्पर्श ध्वनियों के वर्णन में प्रथम वर्ग कंठस्य ध्वनियों का है और अंतिम वर्ग ओष्ठ ध्वनियों का। केवल उच्चारित ध्वनियों के लिए लिपि चिन्ह है, छपाई एवं लिखाई के लिए एक ही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में अ की 12 खड़ी को किसने भ्रामक माना था? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव समिति ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? तो इसका राइट आंसर होगा शौरसेनी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? शिष्ट और सुरक्षित लोगों की भाषा। शिष्ट और सुरक्षित लोगों द्वारा प्रयुक्त व्याकरण समस्त भाषा रूप ही मानक रूप कहलाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किया है। इसके अनुसार मानक हिंदी वर्णमाला इस प्रकार है: अ, आ, हर्षी, दीर्घ ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुछ व्यंजनों के परिवर्तित मानक रूप ख, छ, झ, ध, भ। शब्द के लिखने में परिवर्तन लट्टू, ब्रह्मा, विद्या, चिन्ह। मात्राओं के लगाने में परिवर्तन, द्वितीय, बुद्धति, बुद्धतिमान, उद्धृत। ई की मात्रा को संबंधित व्यंजन से तत्काल पूर्व लगाया जाए। नेक्स्ट, पंचम वर्ण को अपने ही वर्ग के लिए बिंदु से दर्शाया जाए, जैसे चंपक, हिंदी, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? 1975 में। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10-12 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता
मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर सर शिवसागर रामगुलाम ने की। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अक्टूबर 1983 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया तथा 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 22 से 24 सितंबर 2012 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इस सम्मेलन का मूल विषय था भाषा की अस्मिता एवं हिंदी का वैश्विक संदर्भ। उल्लेखनीय है कि चौथे विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस से ही इन सम्मेलनों का आयोजन भारत सरकार की सहायता एवं सहयोग से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में उर्दू, अरबी, फारसी लिपि में, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रोमन लिपि में तथा रूसी, बुल्गेरियन रूसी लिपि में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई तथा इसके प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की बोली निम्नांकित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा मारवाड़ी। हिंदी की 5 उपभाषाएं और मुख्यतः 17 बोलियां प्रचलित हैं। पहला राजस्थानी, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी भाषा, जयपुरी या ढूंढारी पूर्व मध्य राजस्थानी, मेवाती उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मालवी दक्षिण पूर्वी राजस्थानी, निमाड़ी दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली या कौरव, ब्रजभाषा, बांगरू या हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। जो अंडरलाइन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली। नोट, ये हिंदी की उपभाषाएं हैं, इसलिए इनके साथ हिंदी शब्द जोड़ना उपयुक्त समझा गया है। इन्हें उपभाषा इसलिए कहा गया है कि एक इनके अंतर्गत प्रत्येक प्रदेश में बोलियां और उपबोलियां हैं और दूसरे पहाड़ी हिंदी को छोड़कर शेष सब की किसी न किसी बोली में साहित्य मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा खड़ी बोली। किस विकल्प में सभी बोलियां पश्चिमी हिंदी की हैं? ब्रजभाषा, खड़ी बोली। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत परिगणित है? तो इसका राइट आंसर होगा बघेली। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम देखे थे ना पूर्वी हिंदी, देखिए यहाँ पे है ना व्याख्या में, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो यही क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है मगही। मगही जो है, अभी देखिए व्याख्या में हम लोग पढ़े हैं ना, मगही जो है ये बिहारी में, जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली, बिहारी लैंग्वेज है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा अधमगधी। कौरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को। खड़ी बोली या विकास सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है और पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। खड़ी बोली के कई नाम बताए हैं, हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी और कौरवीय। खड़ी का अर्थ है स्टैंडर्ड। वर्तमान साहित्यिक
हिंदी का सामान्यतः हिंदी और उर्दू ये दोनों खड़ी बोली पर आधारित है। ग्रियर्सन ने इसे देसी हिंदुस्तानी कहा है। खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर के आसपास बोली जाती है। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने पहली बार इसका प्रयोग अपनी कविता में किया था। अमीर खुसरो प्रथम कवि, ठीक है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरिया, मैथिली शरण गुप्त के साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयशंकर प्रसाद की कामायनी तथा रामधारी सिंह दिनकर के उर्वशी कुरुक्षेत्र खड़ी बोली के श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर सैनी अपभ्रंश। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? पश्चिमी हिंदी से। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की स्थापना 1936 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उड़न मार्तंड कलकत्ता में कब प्रकाशित हुआ? 1826 में, सन 1826 में। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम सागर। सन 1803 ईस्वी में फोर्ट विलियम्स कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिल क्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार करवाई। इसी कॉलेज के लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखी थी। ठीक है, प्रेम सागर किसने लिखी? लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है वर्णमाला एवं लिपि। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, वर्ण किसे कहते हैं, और यह क्वेश्चन पटवार 2011 में पूछा गया था, देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनिया को वर्ण कहते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार है। व्याख्या देखिए, भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ध्वनि के बोले और लिखे रूप को वर्ण कहते हैं, जैसे क, दीर्घी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई हैं वर्ण। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी के मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। व्याख्या देखिए, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 13 व्यंजन। ठीक है, 11 स्वर और 13 व्यंजन अर्थात कुल 44 वर्ण हैं तथा 4 संयुक्ताक्षर हैं। जैसे संयुक्ताक्षर कौन सा हो गया? क। अक्ष क हलंत प्लस मूर्धन्य क्या बनेगा? अक्ष। त्र में त हलंत र त्र। ज्ञ ज हलंत प्लस या स्र। तलब स हलंत प्लस र श्रव्य स्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय। अ को छोड़कर प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ प्रयोग किया जाता है तो उनकी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जो चिन्ह व्यंजनों के अंत में जोड़े जाते हैं मात्राएं कहलाती हैं। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? मात्रा। उच्चारण समय मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, लघु, गुरु, प्लुत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं गुरु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्स्वर या लघु स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, आ दीर्घ स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? भाषा की। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा शब्द। ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक सार्थक यानी निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे सुन प्लस द प्लस र, सुंदर। क म ल, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर होगा ई, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखिए, अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, अनाशवान या अक्षर अनाशवान। ठीक है, अक्षर उन मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े यानी विभाजन न हो सके, जैसे क, ख, ई, उ, च। ध्वनि का लघुत्तम यानी सबसे छोटा रूप अक्षर है। हल ये व्यंजन, अच स्वर इक्वल टू वर्ण। स्वर तथा व्यंजन के मेल को वर्ण कहते हैं। स्वर, ठीक है, और व्यंजन, स्वर और व्यंजन को मेल को वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए है क प्लस अ, क हलंत ए, कई। फ क हलंत रे, क्री। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न में ई अक्षर क्योंकि इसके टुकड़े नहीं कर सकते, जबकि तालब स, च तथा त वर्ण है ना। इसमें तालब स, च तथा त ये वर्ण है। ठीक है, क्योंकि इनमें व्यंजन तथा स्वर का मेल है। जैसे मूर्धन्य स में मूर्धन्य स व्यंजन प्लस अ स्वर है, तो क्या बना? मूर्धन्य स, और ये वर्ण हो गया। ठीक है, च त मूर्धन्य स वर्ण है, जबकि च हलंत त हलंत मूर्धन्य स हलंत अक्षर है। यहाँ देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला 44, जिसमें स्वर 11, व्यंजन 33, स्वर मूल स्वर या लघु स्वर या ह्रस्व स्वर 4 है, गुरु या दीर्घ स्वर 7 है, व्यंजन स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4, उष्ण 4। अब देखेंगे एक एक करके, देख लीजिए। स्वर 11 है, कौन कौन से हैं? अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। लघु स्वर अ, ई, उ, री, जिसकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, जिसकी संख्या 7 है। व्यंजन 33 है। स्पर्श व्यंजन 5 प्रकार, क वर्ग 5 प्लस च वर्ग 5 प्लस ट वर्ग 5 त वर्ग, ये 5 हो गया, प वर्ग 5 यानी प फ व इक्वल टू टोटल कितना? 25। देखिए, कंठस्थ क, ख, ग, घ, अंग। तालव्य च, छ, ज, झ, या। मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, न। दंतस्थ त, थ, द, ध, न। ओष्ठ प, फ, प, भ, म। 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, अंतस्थ य, र, ल, व, ये 4 है। उष्ण तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, और जिसकी संख्या 4 है। यहाँ जो है डायग्राम के द्वारा दिखाया गया था ना,
स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ 4 है, उष्ण 4 है, वही ये सब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्यवहारिक दृष्टि से हिंदी वर्णमाला में 54 वर्ण, 12 स्वर प्लस 42 व्यंजन हैं। स्वरों में 11 मूल स्वरों के अलावा आ, जैसे कॉलेज में का प्रयोग पृथक ध्वनि के रूप में हो रहा है। इसी प्रकार 33 व्यंजनों के अलावा 5 विदेशी ध्वनियां क, ख, ग, ज या फ, संयुक्त वर्ण अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र शामिल करते हुए इनकी संख्या 42 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पर्श व्यंजन को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? घ, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तालव्य व्यंजन कौन कौन से है? देखिए अभी हम लोगों ने देखा था ना तालव्य व्यंजन, यहाँ देखिए है ना तालव्य, च, छ, ज, झ, या, ये तालव्य है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन सेकंड ये जो था तालव्य व्यंजन नहीं है, ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा घ। ठीक है, च है, छ है, ज है, य है, लेकिन घ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। देखिए अभी देखे थे ना व्याख्या में, ओष्ठ है ना, प, फ, ब, भ, म, ओष्ठ उच्चारण स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ञ, ऑप्शन जो फोर्थ है राइट आंसर हो जाएगा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा च, छ, ज, झ, या, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में मूर्धन्य व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ट। अभी हम लोग देखे थे ना मूर्धन्य व्यंजन, यहाँ पर देख लीजिए व्याख्या में अभी देखे थे मूर्धन्य ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है, तो इसी में से जो है आप व्याख्या को एक बार फिर से देखिएगा, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? ट। ज और ध का उच्चारण स्थान है? ज का तालव्य और ध का दंत। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? स्वर के नाम से। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास, वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को प्रायः 2 भागों में बांटा गया है, जैसे हस्वर या लघु स्वर, अ, इ, उ, रि यह मूल स्वर है। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, आ। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 3। हिंदी में मूल स्वर अ, इ, उ तथा रि है। कितने हैं टोटल? 4, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उनको कहते हैं वृत्ताकार। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोलाकार हो जाता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे उ, हर्ष उ, दुर्ग उ, ओ, औ, आ। ठीक है, नेक्स्ट है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल न खुलकर अन्य किसी आकार में खुले उन्हें आवृत्ताकार स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, हर्षी, दीर्घी, ए, ऐ। समवृत्त स्वर का अर्थ है कम खुला मुख, जैसे दीर्घ ई, दीर्घ उ। अर्ध समवृत्त स्वर का अर्थ है मुख का थोड़ा अधिक खुलना, जैसे ए, ओ। विवृत्त स्वर का अर्थ है अधिक खुला हुआ मुख, जैसे आ। किस क्रम में विवृत्त स्वर है? आ।
समृद्ध स्वर हैं हर्ष उ दुर्ग उ। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधारों पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। व्यंजनों के उच्चारण ध्वनियों की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला उच्चारण स्थान, दूसरा प्रयत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सघोष अल्प प्राण है? द स्वर तंत्रिका में होने वाले गुंज या नाद कंपन के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला घोष या सघोष, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों के कंपन पैदा होती हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। जैसे ग, घ, र, च, झ, या ड, ढ, न, ध, द, ध, न, ब, भ, म। वर्णों के तीसरे, चौथे तथा 5वें व्यंजन य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर यह संख्या में 31 होते हैं। नेक्स्ट अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या गुंजन उत्पन्न नहीं होती हैं, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 13 हैं। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। वर्णों के पहले तथा दूसरे व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स तथा श्वास वायु की मात्रा के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख विवर से कम मात्रा में निकलती है, उन्हें अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। जैसे क, ग, र, च, ज, या ट, ड, न, त, द, न, प, ब, म। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन तथा र, य, र, ल, व है। नेक्स्ट महाप्राण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाले श्वास की मात्रा अधिक होती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं, अघोष, सघोष। सघोष व्यंजन नहीं है क, ख। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ख, घ। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन हैं? य, र। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा त, थ। किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? क, ल। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है? क, ग। निम्नांकित में से महाप्राण वर्ण है? श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा छ। घोष वर्णों को याद करने की ट्रिक, 3:45 बजे ब्यावर रैली में घोषणा हुई, 3:45, ठीक है। 3 वर्ग का तीसरा वर्ण ग, ज, ड, द, ब। 4 वर्ग का चौथा वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ। 5 वर्ग का 5वां वर्ण ड, न, ड, या, न, म।
वयावर य व, रैली में र ल। ठीक है, इस टाइप से ट्रिक बनाया गया है। घोषणा यानी घोष, सघोष वर्ण। हुई ह दीर्घ ई। 11 स्वर, सभी स्वर। वर्गों का प्रथम द्वितीय क ख दंत स मूर्धन स तालम स दंत स अघोष वर्ण है। महाप्राण वर्णों को याद करने का ट्रिक 24 मास या महा है। ठीक है। 2 वर्ग का दूसरा वर्ण प और फ। 4 वर्ग का चौथा वर्ण ध भ। महाप्राण स दंत स तालब्ध स मूर्धन स है से हैं और ये विसर्ग है। ठीक है, तो आप एक बार फिर से इसको देख लेना अच्छा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट करके लिखा गया है वर्ग का प्रथम वर्ण क, तीसरा ग, पांचवा न, य, र, ल, व अल्प प्राण है। विशेष वर्ग के चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ घोष तथा महाप्राण दोनों में आते हैं। वर्ग का प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प अघोष तथा अल्प प्राण दोनों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर होते हैं घोष। निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? ह। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? क और ख। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रम में अघोष व्यंजन है? प, फ। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ट। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वो तत्सर्य है, तो इसका ये डॉटेबल क्वेश्चन है। देखिए मुख विवर में ऊपरी दांतों के भीतरी मसूड़ों के ऊपर का खुरदरा भाग वत्सर्य कहा जाता है। न, दंत स, ज, र, ल वत्सर्य व्यंजन माने जाते हैं। आदि काल में इनका विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वत्सर्य। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ज। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रिक दे रखा है इच यस। ठीक है, हर्ष ई हर्ष ई और दीर्घ ई। चौ में च, छ, ज, झ, य। यस यानी य और दंत तालब्ध स। ठीक है, तालब्ध स है। कठोर तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचांग। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पंचांग प हलंत अ प्लस या प्लस च हलंत प्लस आ प्लस ड हलंत प्लस ग हलंत प्लस अ। अतः नासिक्य वर्ण के स्थान पर आजकल अनुस्वार भी मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितत्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलगा। दो समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना द्वितत्व कहलाता है। जैसे इक्का, धक्का, सुग्गा, बच्चा, थप्पड़ आदि। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ब सघोष ओष्ठ्य
महाप्राण है, ये गलत है। ब अल्प प्राण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है पुनर्निर्माण में। ठीक है, देखिए पुनर्निर्माण, प हलंत प्लस उ, न हलंत प्लस अ, प्लस न हलंत प्लस ई, प्लस म हलंत प्लस आ, प्लस न हलंत प्लस अ, तब मिलकर बना पुनर्निर्माण। ठीक है, त्राटक, त हलंत प्लस ट हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ। शत्रु, तालब स हलंत प्लस अ त हलंत, अतः पुनर्निर्माण में र के बाद स्वर नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिए जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्याख्या है, हर्ष उ, दुर्घ उ, प वर्ग प फ ब भ म में उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उच्छित ध्वनि का प्रयोग हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा पढ़ाई। जिसके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है तो वह उत्क्षिपत यानी फेंका हुआ ध्वनि कहलाती है। जैसे ड, ढ उत्क्षिपत ध्वनियां हैं। पढ़ाई में ढ उत्क्षिपत ध्वनि है। ठीक है, ढ उत्क्षित ध्वनि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की प्रकृति में प्रत्ययतन के अनुसार हिंदी र और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्क्षिपत, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है। ऐसे संघर्षी व्यंजन हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ख, ज, फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तालव्य स, मूर्धन्य स, संघर्षहीन, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूरों को छूता है और हवा पार्श्व यानी आसपास से निकल जाती है, वे पार्श्विक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रू का वर्ण विच्छेद किस क्रम में है? र हलंत प्लस दुर्घ उ, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, र हलंत प्लस हर्ष उ इक्वल टू रू, र हलंत प्लस दुर्घ उ इक्वल टू रू, र प्लस दीर्घ ई री। र जब हलंत स्वर रहित होता है तो अगले व्यंजन के सिर पर लगता है। जैसे परब पर्व, गौरव गर्व, वर्ष वर्ष। जब र से पहला व्यंजन हलंत होता है तो र पाई के नीचे तिरछा होकर प्रयुक्त होता है। जैसे क हलंत प्लस र, प्र त्रेता, प हलंत प्लस र, प्र प्रभा। बिना पाई वाले व्यंजनों में र नीचे के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे ट हलंत प्लस र, ट्र से ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब र किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे वर्ण में स्थान मिलता है।
नीचे। कहाँ मिलता है? नीचे। जब र स्वर युक्त होता है तो उसे व्यंजन के नीचे स्थान मिलता है। यदि र से पहले हलंत स्वर रहित व्यंजन हो, जैसे श्रम, तालव्य श हलंत प्लस र हलंत प्लस म, ड्रंक ड हलंत प्लस र प्लस ग। जब र से पूर्व व्यंजन स्वर युक्त हो तो उसे मध्य में स्थान मिलता है, जैसे करम, क प्लस र प्लस म, निराशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है? 6 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होती है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, जैसे च, छ, ज, झ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में प्रशस्त स्वर है? ठीक है, किस क्रम में प्रशस्त स्वर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उ। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। जिह्वा के आर्य स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, प्रशस्त स्वर। ठीक है, अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र यानी आगे का भाग सक्रिय रहता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं, जैसे हर्ष ई, दीर्घ ई, ए, ऐ। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग ऊपर तालु की ओर उठता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। प्रशस्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, जैसे हर्ष उ, दुर्ग उ, ओ, औ, आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क, ज, क, ग, ज, फ ध्वनियां किसकी हैं? अरबी फारसी की। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उक्त वर्ण आगत ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं की है, परंतु हिंदी में फारसी के द्वारा आई है। इन वर्णों के नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहते हैं, जैसे कौम, खुदा, गरीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा र, ल। व्यंजन और स्वर की स्थितियों के ठीक मध्य होने के कारण अंतःस्थ कहा गया है, जैसे य, र, ल, व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंतःस्य व्यंजन है? य, व। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन नहीं है, ब। किस क्रम में अंतःस्थ वर्ण नहीं है? ह। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? स्नेह। स्नेह शब्द में ए स्वर है तथा अन्य विकल्पों में ए स्वर है। स्नेह श हलंत प्लस न हलंत प्लस ए प्लस ह हलंत प्लस अ, स्नेह। नेक्स्ट, प्रयास शब्द का वर्ण विच्छेद है। प हलंत प्लस य हलंत प्लस आ प्लस श हलंत प्लस अ, प्रयास। किस शब्द में रि स्वर नहीं है? रिवाज। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, कृपा, कृष्ण और दृष्टि में रे स्वर प्रयुक्त हुआ है। रिवाज शब्द में रे स्वर नहीं है, बल्कि र व्यंजन के साथ ई स्वर जुड़कर री बना है। रिवाज र हलंत प्लस ई प्लस व प्लस आ प्लस च हलंत प्लस अ, रिवाज। निम्नलिखित में आयोग वाह किसे कहा गया है? विसर्ग। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। स्वर के बाद आने वाले नासिक के ध्वनियां अनुस्वार कहलाती है। अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है, क्योंकि यह न तो स्वर तथा न ही व्यंजन में गिने जाते हैं।
किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाले नासिकीय ध्वनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। धातव्य है कि घ, ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, भ, तालव्य स, प, दंत स, ह महाप्राण व्यंजन है। निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? या ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख्य अवयव वायु को रोकते हैं परंतु वायु मुख से न निकलकर नाक से निकलती है उन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं। जैसे र, या, न, म। ठीक है। नेक्स्ट, अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुख से। स्वर के उच्चारण में वायु यदि मुख के साथ साथ नाक से भी निकल जाए तो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक शब्दों को चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है। सभी पांचों व्यंजन वर्गों के अंतिम वर्ण र, या, न, म नासिकीय ध्वनियां हैं। नासिकीय ध्वनियों का सही क्रम है ऑप्शन सेकंड, इसका राइट आंसर होगा र, या, बड़ा न, छोटा न, म। ऑप्शन जो सेकंड है राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? घंटा। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। घंटा शब्द में अनुनासिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ, औ किस प्रकार के वर्ण हैं? कंठोष्ठ। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। ओ, औ का उच्चारण कंठ स्थान जो है कंठोष्ठ है, कंठ ओष्ठ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में स्पर्श व्यंजन नहीं है? मूर्धन स, ह, तालव्य स, मूर्धन स, दंत स, ह उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत, तालव्य स, दंत स। धातव्य है कि अघोष वर्ण निम्न होते हैं क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। नेक्स्ट, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती हैं? घ। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। तालव्य तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण निम्नलिखित हैं च, छ, ज, झ, या, हर्ष ई, दीर्घ ई, य, तालव्य श। किस क्रमांक में मूल स्वर है? उ। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। धातव्य है कि अ, ई, उ, री मूल स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में ड, ढ व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? उत्क्षिपत मूर्धन्य व्यंजन। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। उत्क्षिपत का अर्थ है फेंका हुआ। ट, ठ, ड, ढ, र, ढ उत्क्षिपत व्यंजन है। र, ढ उत्क्षिपत ध्वनियों को तारण जात भी कहा जाता है तथा इनका उच्चारण अन्य मूर्धा होने के कारण से मूर्धन्य ध्वनियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्क्षिपत मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? ढ। बाह्य पर्यटन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? 2। अल्प प्राण,
महाप्राण। व्याख्या देखिए, स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन नाद के आधार पर व्यंजनों के दो भेद किए जाते हैं, सघोष अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतुल स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से दुगुना तथा हर्ष से तिगुना समय लगता है वे पलूत स्वर कहलाते हैं, जैसे रा, ओम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, संवृत स्वर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, संवृत का अर्थ है कम खुला हुआ, जैसे कम खुला हुआ मुख, जैसे दीर्घ ई, दुर्घ उ। अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन दो नए स्वरों का विकास हुआ है? ऐ, औ। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर होगा। जो स्वर दो अस्वन वर्णों के मेल से निर्मित हुए हैं वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं, जैसे अ प्लस दीर्घ ए, अ प्लस ए, ऐ, अ प्लस उ, ओ, अ प्लस उ, औ। नेक्स्ट, संयुक्त स्वर हैं उ। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दीर्घ ई संयुक्त स्वर है। ई प्लस ई, दीर्घ ई संयुक्त स्वर न होकर दीर्घ स्वर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त का पहला व्यंजन अरहित तथा अगला स्वर रहित होता है, जैसे त्र, त हलंत प्लस र। निम्न में संयुक्त व्यंजन हैं स्र। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है अक्ष। संयुक्त व्यंजन है त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। अक्ष, क हलंत प्लस मूर्धन्य स। ठीक है। ज्ञ किसके योग से बना है? ज हलंत प्लस य। ज्ञ शब्द ज हलंत प्लस य का संयुक्त वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? तो इसका राइट आंसर होगा तो। दंत्य दांतों के मूल से त, थ, द, ध, न। दंतोष्ठ निचले ओठ और ऊपर के दांतों से व, फ। दंतोष्ठ व्यंजन बताइए। व। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रम में उष्ण व्यंजन नहीं है? य, तालब स, मूर्धन स, दंत स, ह उष्ण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियां दंतीय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो, थ और स। ऑप्शन जो फोर्थ है राइट आंसर हो जाएगा। दंत ध्वनियां त, थ, द, ध, न। ठीक है। दंत स और ल ये दंत ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? तालव्य स। तालव्य स का उच्चारण स्थान तालु है, जबकि त, थ, स का उच्चारण स्थान दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? समस्त स्वर अघोष वर्ण है, ये पॉइंट गलत है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में सभी स्वर घोष वर्ण हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? स्वर अघोष ध्वनियां होती हैं। ठीक है, ये कथन गलत है।
व्याख्या देखिए, स्वर घोष ध्वनि होती है, यहाँ अघोष दे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ओ औ भी स्वर्ण स्वर है, ये कथन सही नहीं है। ओ औ भी स्वर्ण स्वर नहीं है, इनकी उत्पत्ति अस्वर्ण स्वरों के मेल से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा क, ज, य, ब। विकल्प 4 में य स्पर्श व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? ट, ठ, ड, ढ। रि, ट, ठ वर्ग, र, ड, र, ढ, श, न का उच्चारण स्थान मूर्धा है, अतः ये मूर्धन्य ध्वनियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढ का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ट, ठ, मूर्धन्य स उच्चारण स्थान है मूर्धा। इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा र, ड, मूर्धन्य स, ट। रे का उच्चारण स्थान है मूर्धा। मूर्धा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यंजन है ट। प्रकंपित ध्वनि है, तो इसका राइट आंसर, ये डॉटेबल क्वेश्चन है, व्याख्या देखिए। प्रकंपित ध्वनि को लुंठित ध्वनि भी कहते हैं। र प्रकंपित ध्वनि है, इसके उच्चारण में जीभ लुढ़कती हुई कंपन उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर युक्त हैं? तो प्रथा, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। प्रथा में सभी व्यंजन स्वर युक्त है, यथा प हलंत के साथ रि और थ हलंत के साथ आ जुड़ा हुआ है। अन्य विकल्प प्रथा, प हलंत स्वर रहित, पार्थ, र हलंत स्वर हरित स्वर रहित, ठीक है। पृथ्वी, थ स्वर रहित में एक व्यंजन स्वर युक्त नहीं है। नेक्स्ट है, ऋण को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा स्वर। ऋण लिखने की दृष्टि से स्वर है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, असंगत विकल्प चुनिए। मूर्धन्य स, अल्प प्राण, मूर्धन्य अघोष, ठीक है, ये असत्य है। मूर्धन्य स महाप्राण होता है, यहाँ अल्प प्राण दे रखा है, ठीक है। सुमेलित युग्म नहीं है। दीर्घ स्वर रि, ये सही सुमेलित नहीं है। रि हर्ष स्वर या लघु स्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह मुख और नासिक दोनों रंध्रों से होकर निकलता है, उन्हें कहा जाता है नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन को अनुस्वार कहते हैं। मुख एवं नासिक से निकले स्वर गलत विकल्प कौन सा है? अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या देखिए। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद में आता है, ठीक है, पहले आता है, यहाँ लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अशुद्ध हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण तथा उष्ण वर्ण महाप्राण है। ऑप्शन सेकंड ये अशुद्ध है। नेक्स्ट व्याख्या देखिए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा उष्ण वर्ण महाप्राण है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में अघोष वर्ण नहीं है, वह घोष वर्ण है। नेक्स्ट, संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। मूल स्वर अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ,
ऐ। अल्प प्राण व्यंजन य र ल व। अघोष व्यंजन ख छ फ और दंत स। इस तरह से जो है ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क ख। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। सुमेलित कीजिए। क कंठ, त दंत, न नासिका, तालव्य स तालु। इस तरह से ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठस्थ है? ओ। किस क्रम में दीर्घ ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? ए ऐ। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम रिमाइंडर। उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वर व्यंजन का वर्गीकरण आप इसे देख सकते हो। देखिए स्थान, स्वर, व्यंजन, अंतस्थ, उष्ण व्यंजन और अयुग्मा दे रखा है। देखिए कंठ अ आ, स्वर अ आ का उच्चारण स्थान है कंठ। व्यंजन में क ख ग घ र। उष्ण व्यंजन में ह। विसर्ग ये अयोग्य है। नेक्स्ट कंठ। कंठ तो हो गया तालव्य। हर्ष ई दीर्घ ई स्वर का उच्चारण व्यंजन में च छ ज झ या। अंतस्थ य। उष्ण व्यंजन तालव्य स। मूर्धन्य री। व्यंजन ट ठ ड ढ न। अंतस्थ र। उष्ण व्यंजन मूर्धन्य स। दंत त थ द ध न। ठीक है, इन सभी का उच्चारण स्थान दंत है। अंतस्थ में ल और उष्ण व्यंजन तालव्य स, सॉरी दंत स। अंतोष्ठ ओष्ठ हर्ष उ दुर्ग उ। व्यंजन प फ ब भ म। कंठ तालु ए ऐ। कंठोष्ठ ओ ओ। दंतोष्ठ अंतस्थ है व। वत्सरीय व्यंजन